हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और मेरा पूछ रहे होंगे हाल, तो मैं भी बता देता हूँ मैं अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। ऐसा नया टॉपिक तो नहीं है, बहुत ही पुराना टॉपिक है जो कि राष्ट्रवाद है। क्योंकि राष्ट्रवाद का विकास एकदम से नहीं हुआ, बहुत टाइम से हुआ है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, कई लोगों के, कोई हिस्टोरियन के कुछ और ओपिनियन है, कईयों के कुछ और ओपिनियन है। तो हम इस पूरी वीडियो में कम से कम टाइम में, शॉर्ट से शॉर्ट में, अच्छे से अच्छे समझने का ट्राई करेंगे। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है, और लेंथी हो जाएगी तो समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर हिस्ट्री तो फिर बोरिंग होगी ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल MHI 2 का पेपर है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ये आपको कल मिल जाए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लिख लोगे, अगर नहीं देख रहे तो बाद में देखोगे तो कहेंगे कि हम देख लेते हैं, है ना। तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। देखो, राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। देखो, एक होता है स्टेट होता है, और एक होता है नेशन होता है। नेशन क्या है और स्टेट क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भारत भारत क्या है, भारत एक राष्ट्र है या राज्य है? तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे भारत एक राष्ट्र है, जबकि मैं कहूँगा भारत एक राज्य है। क्यों? क्योंकि देखो, राष्ट्र के अंदर कुछ अवधारणा होती है, ठीक है। राष्ट्र के अंदर एक यूनिटी होती है। स्टेट के अंदर क्या होता है, राष्ट्र के अंदर क्या होता है, अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला कि भारत एक राज्य है। हम व्यवहारिक रूप से बोल देते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, जबकि जो सीरियसली हम बताएं तो क्या है कि ये भारत एक राज्य है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे देश बहुत ही धर्म, जाति, संप्रदायों के आधार पे बटा होता है। जब राष्ट्र की बात करते हैं तो वो किसी भी आधार पे विभेदीकृत नहीं होता। वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का चरम पे होती है। वहाँ पर लोग एकजुट रहते हैं। वहाँ पर ना तो धर्म की राजनीति होती है, ना ही जाति की राजनीति होती है। और कुछ भी हो वह हमेशा यूनाइट होकर रहते हैं, है ना। देखो, स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, स्टेट के अंदर चार चार जो इसके पॉइंट्स है, उसके उससे बनता है स्टेट। देखो, पहले है कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन होगी कहाँ पर? एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया होगा। एक फिक्स्ड एरिया होगा जहाँ पर कुछ पॉपुलेशन रह रही होगी, और वहाँ पर एक सरकार होगी, ठीक है। जो सरकार होगी जो उसको मतलब उसके कंट्रोल करने के लिए नहीं, उसको मतलब रेगुलेट करने के लिए कह सकते हैं, है ना। और चौथा क्या कि ये सोवरन होगी, मतलब एक राज्य की परिभाषा के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एरिया है, उसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, और उन लोग के ऊपर एक शासन है, जो सरकार है, जो कि संप्रभु है। संप्रभु मतलब कि उसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री का अधिपत्य नहीं है, मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं कर रही है, किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है। वो है अपने आप से काम करने के लिए, वो सॉवरन है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। तो ये होती है राज्य। गार्नर ने क्या बोला? गार्नर ने बोला कि देखो, राष्ट्र राजनीतिक विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है। देखो, वही है, पॉपुलेशन की बात कर रहा है। कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, जो किसी प्रदेश में निश्चित भूभाग पर रहता है। अब देखो, ये दूसरा पॉइंट में क्या बता रही है, फिक्स्ड एरिया की बात कर रहा है। तीसरा पॉइंट देखो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः या लगभग स्वतंत्र होता है, जो लिबरल मतलब फ्री है, मतलब क्या, सोवरन है, उसके ऊपर कोई बाहरी कंट्रोल नहीं है। और जो चौथा पॉइंट है, और जिसका एक संगठित शासन हो, जिसके आदर्शों का पालन नागरिक का विशाल समुदाय करता हो। अब तो गवर्नमेंट है, उसके ऐसे तो है नहीं है, गवर्नमेंट है, कुछ डिसीजन दे रही है तो आप पालन नहीं कर रहे, तो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा ना आपको, अच्छे से आपको मानने पड़ेगा सरकार ने आपको जो आदेश दिया है, ठीक है। तो राष्ट्र क्या है? एक्चुअली राष्ट्र है एक नेशन है। नेशन है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है नेशन। नेशन निकला है नेशियो से, और नेशियो से निकला है नेशन। नेशन का मतलब होता है पैदा होना, है ना। तो इस अर्थ में राष्ट्र का मतलब स्वयं शासन करने वाली जाति से है, जिनकी पैदाइश एक ही नस्ल से है। लेकिन कुछ वो लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी भी नस्ल है ना, उससे निकला है, तो फिर ये मतलब इसके ऊपर जो शासन होगा वो एक जाति के लोग करेंगे। तो ये इसके शाब्दिक अर्थ है। जो व्यवहारिक आपको क्या समझना है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये राष्ट्र बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ना। राष्ट्रवाद बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। अब राष्ट्रवाद, राष्ट्र का उदय के बारे में आ सकते हैं। देखो, सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में होंगे तो MHI 09 इंटरनेशनल मूवमेंट करके एक पेपर होगा, उसके अंदर राष्ट्रवाद के ऊपर
मतलब बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो से कवर बहुत कम होगा, लेकिन उसके अंदर तो मतलब आप 50 नंबर 60 नंबर मानो कि आपको राष्ट्रवाद में ही कंप्लीट होगा। उसके अंदर ही आप 15 वीडियो बनाओ ना, 10 वीडियो बनाओ या फिर 2 ही 3 वीडियो बनाओ बड़ी बड़ी, तो अब कंप्लीट होगा। तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या थ्योरीज है, आधुनिकतावाद, गैर आधुनिकतावाद, आधुनिकतावाद के विचारक क्या कहते हैं, गैर आधुनिकतावाद के विचारक क्या कहते हैं, जो विकासवादी होते हैं, प्रकृतिवादी होते हैं, ये बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिंपल सिंपल बातें, ठीक है। तो इसके बाद पढ़ेंगे, देखो तीसरा एक और पढ़ता है कि जातीय एकता से बंधी हुई जनता जो एक निश्चित भूखंड पर निवास करती है, ये एक मतलब किसी इतिहासकार का मत था जिसका नाम बारगेश करके लिखा है मेरे हिसाब से। ये सॉरी, ये राइटिंग थोड़ी ना क्लियर नहीं है, मैंने अच्छे से नहीं लिखा इतना। देखो, राज्य किसी निश्चित भू प्रदेश पर निवास करने वाले मनुष्यों का राजनीतिक संगठन है, जबकि राष्ट्र का आशय उन मनुष्य से है जो समान भाषा, धर्म, सभ्यता और संस्कृति के सूत्र में बंधे होते हैं। देखो, राष्ट्र के बारे में बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, है ना। तो जो मत है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उसका सार क्या है कि राष्ट्र है क्या, राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर एक ही नस्ल से निकली जाती है जो कि शासन करती है, वो उसे राष्ट्र से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब राष्ट्र में होता है, राष्ट्रवाद में होता है तो यूनिटी की बात होती है, एकता की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, प्रेम मोहब्बत की बात होती है ना। तो बात सुनिए, इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊँ। राष्ट्रवाद जब पढ़ते हैं तो राष्ट्रवाद में होता है एलिमेंट ऑफ वी, मतलब हम का तत्व प्रभावी होता है। हम मतलब हम वहाँ पर ऐसे नहीं होता कि मैं नहीं आएगा, मैं की जगह आएगा हम। देखो, मैं आ गया तो वैसे दिख ही रहा ना कि आई एम, मैं ये हूँ, ठीक है। आई एम द स्टेट, मैं राज्य हूँ, तो मैं, मेरे को किसी से मतलब ही नहीं है भाई, मैं खुद के हिसाब से देख रहा हूँ, मैं अपने आप कर लूंगा, मेरे को किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं ही पावरफुल हूँ, मेरे में अहंकार है, मैं घमंडी हूँ। राष्ट्रवाद में इन तत्वों की कहाँ जरूरत पड़ती है, ये तत्व होते ही है। वहाँ पर कहते हैं हम आपसे लड़ेंगे, हम देख लेंगे तुमको, ये कहते हैं हम देख लेंगे तुमको, तो क्या मतलब है कि हम, मतलब हम, मेरे भाई मेरे पीछे अभी 4 बंदे खड़े हैं, ठीक है, मैं देख लूंगा तेरे को, तो आ जाना कहीं भी आना हो। एक तरीके से ही राष्ट्रवाद को मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम आ जाता है जहाँ पे, तो उसे पता भी नहीं हम में कौन कौन है, कि भाई उस भाई को फोन करूंगा वो आएगा या नहीं आएगा, है ना। कि वो आए भाई यार लड़ाई होगी, आ जा, आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता किसको पता। लेकिन ये है कि वो यूनिटी है कि भाई आ जाएंगे, देख लेंगे, है ना। तो जब यूनिटी आ जाती है, जब धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, ये सब सेकेंडरी हो जाती है, जब मतलब कि अपने सामने वाली सत्ता को खिलाफ लड़ने के लिए एक एकता के भाव में आके सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं, तो वो ही राष्ट्रवाद है ना। राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के प्रति, देखो, राष्ट्रवाद और राष्ट्र दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्र का जन्म, पहले राष्ट्र बना फिर राष्ट्रवाद पैदा हुआ, जबकि इतिहासकार कहते हैं नहीं, राष्ट्रवाद वो विचारधारा थी, राष्ट्रवाद वो भावना थी, नेशनलिज्म वो भावना थी जिसने राष्ट्र का निर्माण किया, है ना। ऐसे तो है नहीं, ऐसे का इंडिया का पहले पहले भारत राष्ट्र बना तब राष्ट्रवाद थोड़ी पैदा हुआ। जब राष्ट्रवाद था, 1857 की क्रांति हुई, इतने सारे किसानों के विद्रोह हुए, इतने सारे मजदूरों के विद्रोह हुए, इतने सारे जो चंपारण में क्या नाम देखोगे आप, खेड़ा में देखोगे, अहमदाबाद में लोगों ने अपना असंतोष प्रदर्शन किया। गांधी ने जो असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन का संचालन किया। और साउथ इंडिया में भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट करके, या फिर बहुत सारी जो अलग अलग स्थानीय आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर जो समस्या है, उनको समस्या के जो उसके लड़ने के लिए इकट्ठे हुए, और जहाँ पर औपनिवेशिक सत्ता की नीतियों के खिलाफ खड़े हुए, तो वो राष्ट्रवाद के एक ज्वलंत उदाहरण है ना, एक बर्निंग एग्जाम्पल है। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद वो तत्व है जो एक राष्ट्र का निर्माण करता है, और राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र क्या होता है कि राष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा समूह के लोग रहते हैं, लेकिन अगर वो लोग समूह, जाति, धर्म और क्या नाम अलग अलग संप्रदाय के आधार पर बटे हुए नहीं हैं, और वो उनमें मैं की जगह हम की बात होती है, उनमें एकता की बात होती है, उनमें राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, उनमें एक जुड़ाव की बात होती है, तो वो राष्ट्र है ना। अगर हम आज हिंदू मुस्लिम के ऊपर दंगों की बात, जैसे कई दंगे ना हो, है ना, हम जाति पे ना पूछे, हम सिर्फ ऐसे पूछे और भाई क्या हाल है, या फिर भाई किसी से पूछते हैं तो क्या भाई तेरा क्या नाम है, तो वो बोलता है कि भाई मेरा नाम सोहन है या राहुल है या वट एवर जो भी नाम है, और वो कहते हैं नहीं नहीं भाई पूरा नाम बता। पूरा नाम क्यों पूछ रहे हैं मेरे भाई, क्यों, तेरे को क्या मतलब है कि उसकी जाति क्या है। अगर यही तो बात है, यहाँ पर जाति है वो बहुत बड़ा रोल मतलब अदा करती है। देखो, कास्ट है वो कास्ता से निकला है,
कास्टा जो कि एक पर्टिकुलर जो पुर्तगाली वर्ड है, ठीक है। और जाति में अब तो कुछ लोग कहते हैं जाति अनिवार्य है और कुछ लोग कहते हैं जाति एक विभेदकारी है, विभेद करती है, स्ट्रेटिफिकेशन करती है, अलगाववाद पैदा करती है। ये अलग टॉपिक है, ये फाइनल ईयर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बात है मैं आपको राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझाने का कोशिश की। देखो राष्ट्रवाद जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मैंने बताया कि एलिमेंट ऑफ वी होता है, लोगों का समूह होता है जो कि इतिहास, परंपरा, जातीयता और संस्कृति से जुड़े होते हैं, है ना। जो इतिहास, परंपरा, भाषा और जातीयता से जुड़े होते हैं। ये मैंने आपको समान भाषा धर्म सभ्यता वाला आपको बता दिया था, राष्ट्र के अंदर पढ़ लेते हैं। फिर एक देखो, जब हमारे इतिहास परंपरा हम लोगों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस किस बेस पे जुड़े हुए हैं, किस कि हम अब इतिहास से हम एक साझा इतिहास रखते हैं, एक साझी परंपरा रखते हैं, ट्रेडिशन रखते हैं, लैंग्वेज है, ठीक है, जातीयता है और एक कल्चर है। उससे अगर हम यूनाइट है, एक लोगों का समूह बना रहे हैं, तो वो है क्या, राष्ट्रवाद। एक इतिहासकार थे, उनका नाम था जे हर्ड, ठीक है। उन्होंने वो राष्ट्रवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। और 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में उन्होंने पहली बार राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग किया और जर्मन राष्ट्रवाद की नींव रखी। देखो आपको फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है, आपको कुछ फैक्चुअल बातें लिखनी है, आपको आंसर राइटिंग में अच्छे अच्छे पॉइंट्स का समावेश करना है और अपने आंसर को खूबसूरत और प्रेजेंटेशन अच्छे दिखाने के लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। मुझे नहीं पता आपने कितनी प्रैक्टिस की, लेकिन अगर आपने नहीं की तो करनी चाहिए और अब फाइनल ईयर में आप कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, राष्ट्रवाद है ना, वो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, एक हम की बात आती है। हम की बात कब आती है, जब स्वतः स्फूर्त आती है, वो खुद से आती है, किसी के ऊपर थोपने से नहीं कि भाई मैं राष्ट्रवादी हूँ तो तू भी राष्ट्रवादी बन। अगर भाई सिनेमा घरों में वो राष्ट्रगान चलेगा तो तेरे को खड़ा होना ही होना पड़ेगा। ये राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद अंदर से आता है, राष्ट्रवाद दिल से आता है, राष्ट्रवाद प्रेम से आता है, जो कि राष्ट्र के प्रति आप रखते हो। आपको कोई इंसान फोर्सफुली करके नहीं आपके अंदर का प्रेम राष्ट्र के प्रति जगा सकता। तो वही बोला, यदि जोर जबरदस्ती से लागू किया जाए तो वो राष्ट्रवाद, यदि राष्ट्रवाद किसी को, राष्ट्रवादी भावना किसी के ऊपर थोपी जाए तो वो क्या होता है, अति राष्ट्रवाद या अंध राष्ट्रवाद होता है। वो राष्ट्रवाद का मतलब वो नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रवाद जब चरण मूल्य बन जाता है, एक पीक पे चला जाता है, या फिर अब मतलब चरम मतलब एक लिमिट क्रॉस कर जाता है ना, जब लिमिट उसकी क्रॉस हो जाती है तो सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी के नष्ट होने का संकट होने लगता है। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है कि यार इंसान का उसके ऊपर से ट्रस्ट, फेथ, वो सब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये जब मैं जो सोच रहा था कि राष्ट्रवाद ये पर्टिकुलर ये चीज़ राष्ट्रवाद है, लेकिन मैंने जब देखा कि नहीं, यहाँ पे तो लोग फोर्सफुली कह रहे हैं कि भाई तू राष्ट्रवादी बन, तू नेशनलिस्ट बन, है ना। तू ये नहीं करेगा तो फिर तू आतंकवादी होगा या कुछ भी होगा, तो राष्ट्र प्रेम नहीं करता, देश से प्रेम नहीं करता, है ना। ये बात नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवाद है वो दिल से आना चाहिए। राष्ट्रवाद है जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो आपको पता है आप अपने देश से कितना प्यार करते हो। किसी कोई राष्ट्रवाद की कोई पर्टिकुलर ये गाइडलाइन नहीं है, या कोई प्रोसेस नहीं है, ना कोई प्रक्रिया है कि आप इन इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ही आप राष्ट्रवादी हो, तो ही आप नेशनलिस्ट हो, है ना। देखो, एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर के लोगों को एकजुट करना, वही कि यूनाइट करना है। किस बेस पे करना है, कल्चरल बेस पे करना है या सोशल बेस पे करना है। तो ये मैंने बताया आपको। अब ये देखो, एक मैं फ्लो चार्ट का तो देखो मोस्टली नोट्स में यूज़ करता ही हूँ। अब आपको क्या देखना है कि राष्ट्रवाद के सिद्धांत क्या है। देखो, दो तरीके के सिद्धांत हैं, एक है मौलिक सिद्धांत, एक है आधुनिक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत की बात क्या करता है, यहाँ पर जो मेन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो मतलब सेंटर पॉइंट है इस पर्टिकुलर सिद्धांत का, वो सांस्कृतिक समुदाय है, कल्चरल कम्युनिटी है, जो कि जड़दार है, जो कि इसका बेस है। और ऐसे समुदाय की स्थापना करना चाहता है, यह है मौलिक सिद्धांत, ऐसे समुदाय की स्थापना करना चाहता है जो कि जनता की आवश्यकताओं आदर्शों का प्रतिबिंब हो। एक मिरर इमेज मान लो आप, ठीक है, जो एक आइडल इमेज है कि जनता की क्या आवश्यकता है और क्या उनके आदर्श होने चाहिए, उसकी ये मिरर इमेज है। ऐसा एक कम्युनिटी को, ऐसे एक समुदाय को ये स्थापित करना चाहता है जो कि आनुवंशिक संबंध एवं संस्कृति पर आधारित होगा, ठीक है। आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत का देखो, जब मैं मौलिक सिद्धांत की बात कर रहा था तो उसका सेंटर पॉइंट था सांस्कृतिक समुदाय जो कि जड़दार हो, है ना। जब मैं आधुनिक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सांस्कृतिक समुदाय का स्थान ले लिया राजनीतिक समुदाय ने। और राजनीतिक समुदाय क्या कहता है कि क्रांति करके, जन एकत्रीकरण करके राष्ट्रवाद को हम स्थापित कर सकते हैं। कैसे कि जनता की भावना,
जो जनता की फीलिंग्स है या उनकी प्रोसेस है या उनकी क्रिया है उसको प्रभावित करेंगे, है ना, और उसको नियंत्रित करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। किसी भी रीज़न से हम जनता को इकट्ठा करेंगे, उनकी जो फीलिंग्स है उसको हम इम्पैक्ट उनके ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, उनको हम एक तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। उस आधार पर हम राष्ट्रवाद का निर्माण करेंगे। इन सामाजिक समूहों की अलग अलग आवश्यकता होती है, अलग अलग समूह में। ये कहता है देखो, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग, उनकी अलग अलग डिमांड्स होती है, उनके अलग अलग जो वीक पॉइंट्स एक तरीके से समझ लो, या फिर उनकी अलग अलग आवश्यकता होती है। उस आधार पे ही वो अंदर से उनके वो फीलिंग्स को जगा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, लोगों को ना ग्रुप्स के रूप में देखते हैं। ये एक्चुअली ऐसे देखते हैं कि हाँ वो दलित है तो उसकी क्या समस्या है, ये इंसान पर्टिकुलर इसका व्यापार ये है तो इसकी ये क्या समस्या है, मतलब धर्म के आधार पर वो धर्म, उसका धर्म ये है तो उसकी क्या समस्या है। तो उनकी उन समस्याओं के अकॉर्डिंग वो लोगों को एकत्रीकरण करना चाहते हैं। ये लोगों को एक समूह के रूप में देखते हैं, और इसका जो बेस है वो राजनीतिक समुदाय है, जबकि जो मौलिक सिद्धांत था उसका क्या था, उसका था सांस्कृतिक समुदाय। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग राजनीतिक समुदाय की बात कर रहे हैं, क्रांति की बात कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, जनता की भावनाओं एवं क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करना चाह रहे हैं। ये सामाजिक समूहों की अलग अलग आवश्यकता होती है, ये अलग अलग ग्रुप्स में बटे होते हैं। और जोसेफ स्टेलिन करके एक इतिहासकार थे, उन्होंने एक अपना लेख लिखा था जो कि था मार्क्सवाद एवं राष्ट्रीय प्रश्न, मार्क्सिस्ट एंड नेशनल क्वेश्चन। उसमें उसने राष्ट्रवाद को क्या कहा कि स्थायी समुदाय के लोग जब समान भाषा, क्षेत्र, आर्थिक जीवन और मनोवैज्ञानिक बनावट या समान संस्कृति, ये अगर ये सभी एक पर्टिकुलर समुदाय में है, ये उनके बेस है, तो वो राष्ट्रवाद है। मतलब कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी रहती है जो कि स्टेबल है, एक तरीके से स्थायी समुदाय है, और उसमें क्या है, वो एक तरीके से सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम रीजन में रहते हैं, सेम इकोनॉमिक लाइफ रखते हैं, और सेम ही उनका क्या है कि कल्चर है ना, मनोवैज्ञानिक बनावट है। तो वो राष्ट्रवाद, उसको आप उस आधार पर राष्ट्रवाद को परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो अधिकांश विद्वानों को क्या मानना है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय औद्योगिक पूंजीवाद या मुद्रण पूंजीवाद के साथ हुआ। इससे कई कारक शामिल हुए, जिससे भाषा, जातीयता या धर्म पर आधारित समुदाय या राज्यों या कल्पित समुदाय के बीच प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता। देखो, राष्ट्रवाद एक बहुत ही बड़ी अवधारणा है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रवाद, देखो भारत में भी राष्ट्रवाद जागा था, हमें आज़ादी चाहिए थी, तो उसके भी बहुत 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 रीज़न थे। आर्थिक रीज़न थे, सामाजिक रीज़न थे, धार्मिक रीज़न थे, और भी बहुत सारे रीज़न थे। उसको अलग तरीके से हम अलग वीडियो में समझेंगे। इसके अंदर हमने क्या समझा, राष्ट्र समझा, राज्य समझा, राष्ट्रवाद समझा। राष्ट्रवाद के बारे में अलग अलग इतिहासकारों को क्या मत था। आपको क्या करना है, अपने आंसर में इतिहासकारों के नाम मेंशन करने हैं। अब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि अगर राष्ट्रवाद के ऊपर आएंगे तो अगर आपने ये वीडियो 15 मिनट 17 मिनट की जो वीडियो देखी है, तो आप उसके अंदर 500 वर्ड आराम से लिख सकते हैं, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, बेस समझ लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में एक और वीडियो हम सोचते हैं बना सकते हैं राष्ट्रवाद में, जिसमें हम उसके आधुनिकतावाद, मौलिक सिद्धांत के बारे में और थोड़े विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो फाइनल ईयर वालों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमें बताइए कि और कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए। और कल आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और इस हर एग्ज़ाम से, हर जो टॉपिक है, हर एग्ज़ाम का मैं गेस्ट डालता हूँ। तो आज शाम को मैं MHI 2 का गेस्ट डालूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और उसमें से अभी तक जितने गेस्ट दिए हैं उसमें से मिनिमम 60 70 80 नंबर का आ जाता है, और मैक्सिमम 3 पेपर ऐसा हुआ है, 3 पेपर 4 पेपर जो भी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मिला के, कि जो पूरा 100 मार्क्स का ही आया है। मतलब जो टॉपिक दिए हैं वही आया। तो आपको क्या करना है, आपको आना है टेलीग्राम पे, हमारे साथ जुड़ना है, और आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।